चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में समझा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, इंपॉर्टेंस देखी थी कि ये प्रिंसिपल्स अगर बिजनेस में अप्लाई करें तो कितने फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज के अलग अलग टाइम के थॉट्स समझे थे। कल हमने थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट समझा था ना, कि जिसमें क्लासिकल थॉट, नियो क्लासिकल, बिहेवियर रिलेटेड, मॉडर्न थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब हमने समझा था। और इसके साथ फेडरिक टेलर के प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो हमने समझे थे। कल वो देखा था ना। और आज दूसरे एक मैनेजमेंट गुरु के प्रिंसिपल समझने हैं, जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। दूसरे एक मैनेजमेंट गुरु हेनरी फेयोल थे, उनके बारे में समझना है। हेनरी फेयोल के बारे में अगर कहा जाए ना, तो इनके जो ये मैनेजमेंट थॉट्स थे, या कहो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे, ये प्रिंसिपल्स वो क्लासिकल थियरी और नियो क्लासिकल थियरी दोनों से जुड़े हुए थे, दोनों वक्त में ये चलते थे। बराबर ना, जो हमने कल समझा था ना, क्लासिकल थियरी का टाइमिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का टाइमिंग, और नियो क्लासिकल थियरी मीन्स जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब का टाइमिंग। दोनों टाइमिंग में हेनरी फेयोल के थॉट्स जो है वो अवेलेबल थे, और उनके वो थॉट्स इतने परफेक्ट थे, हेनरी फेयोल के थॉट्स, जो आज तक भी बिजनेस में अप्लाई होते हैं। बराबर ना, आज से ये करीबन 150-200 साल पहले की बात है, लेकिन आज तक जो है वो उनके ये थॉट्स बिजनेस में अप्लाई होते हैं। तो उनके कौन से थॉट्स हैं वो हम लोग समझें। और उससे पहले समझें कि हेनरी फेयोल ने बताया था कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है ना, उन बिजनेस एक्टिविटीज को 6 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट होता है। ठीक है, हेनरी फेयोल ने बताया कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उन बिजनेस एक्टिविटीज को 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहले टेक्निकल एक्टिविटीज, सब नाम से ही पता चलता है। टेक्निकल एक्टिविटीज मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, मशीनें कैसे चलेगी, या अदर जो भी टेक्निकल एक्टिविटीज हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज हो, वो एक बिजनेस की एक्टिविटी आती है। दूसरा आता है कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब परचेज करना, सेल करना, या परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। बरोबर, ये जो भी गुड्स रिलेटेड, जो भी लेन देन की एक्टिविटीज है, वो सब कमर्शियल एक्टिविटीज में आती है। इसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, कि बिजनेस के लिए कैपिटल कहाँ से जमा करना है, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। ये सब एक्टिविटीज, मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, वो सब इसमें आती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसके बाद सेफ्टी एक्टिविटीज। सेफ्टी एक्टिविटीज में जो भी वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना, कि भाई जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, कहीं उन्हें कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बिजनेस में जो है वो कहीं कोई आग वाग तो ना लग जाए, ऐसे तो कोई चांसेस नहीं है, तो उसके लिए पहले से ही सेफ्टी करके रखना। इन शॉर्ट, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज चल रही है ना, वो सब सेफ एंड सिक्योर हो, वो ध्यान रखना, वो सब सेफ्टी एक्टिविटीज में आता है। दूसरा आता है अकाउंटिंग एक्टिविटीज। अकाउंटिंग एक्टिविटीज मतलब अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटीज, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना, इसके अलावा अलग अलग तरह की शीट्स तैयार करना, उनकी कंपैरिजन करना, उन्हें एनालिसिस करना, ये सब अकाउंटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। और आता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज। मैनेजमेंट एक्टिविटीज मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज करना, वही जो हम लोग चैप्टर्स में देखते हैं, कि भाई प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, ये सब एक्टिविटीज करना, वो सब मैनेजमेंट एक्टिविटीज आती हैं। तो हेनरी फेयोल कहते थे कि भाई बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है ना, वो ये 6 टाइप की एक्टिविटीज हैं। और इनके अकॉर्डिंग उन्होंने बिजनेस में परफेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। प्रिंसिपल्स मतलब उनके अपनी सोच, उनकी अपने जो है रिसर्च की हुई, जो उन्होंने अपने अलग अलग डिसीजन लिए थे, कि जिसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ हुई, बिजनेस में बेनिफिट हुआ, तो वो आज के टाइम में प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। प्रिंसिपल का असली मतलब तो यही होता है ना, कि उस वक्त तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो डिसीजन लिए, जो बातें उन्होंने अप्लाई की, कि जिसकी वजह से उनको फायदा हुआ, दूसरे बिजनेस को भी फायदा हुआ, वो आज प्रिंसिपल माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के दिए हुए प्रिंसिपल्स है आपके चैप्टर में, उसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं? 14। ये 14 हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं, जो आज भी ऑलमोस्ट हर बिजनेस में अप्लाई होते हैं। और अगर एग्जाम के बारे में बात की जाए ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक कहलाता है, कि आपके ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, सभी प्रिंसिपल्स लिखना।
हाँ, कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि भाई इनमें से एनी 5 लिखो, एनी 7 लिखो, तो वो ठीक है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछे तो कितनी बार कंप्लीट भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स ध्यान से समझना, सबका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करना माइंड में, तो भी अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएगा। तो इनके प्रिंसिपल्स देखें ना, जिनमें सबसे पहला आता है वो आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, पहले के टाइम में क्या होता था पता है, कि ये हेनरी फेयल के थॉट्स है, उससे पहले जो ऑनर होता था वो ऑनर ही सब काम संभालता था, कि यार बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज करनी है ना, सब मैं खुद ही करूंगा, मेन सभी एक्टिविटीज खुद करूंगा, खाली जो प्रोडक्शन का काम है, मशीन वगैरह चलाना, ये वर्कर्स को सौंप देते थे, मजदूरों को दे देते थे कि भाई तुम ये काम करो, बाकी प्लानिंग भी खुद करते, अकाउंटिंग भी खुद लिखते, इसके अलावा मैनेजमेंट भी खुद ही करते, फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी ऑनर खुद ही करता। तो जिससे क्या होता था कि ऑनर के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता और वो खुद सब काम एक साथ संभाल पाता नहीं, वो नहीं संभाल पाता सब काम खुद एक साथ। और इसकी वजह से जो है ये पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया, वो आता है डिवीजन ऑफ वर्क, कि हमेशा बिजनेस में एक्टिविटीज जो है वो हमें दूसरों को डिवाइड कर देनी चाहिए। अगर बिजनेस में अच्छा रिजल्ट हमें चाहिए तो एक्टिविटीज डिवाइड कर देनी चाहिए, बराबर ना, काम दूसरों को सौंप देना चाहिए। लेकिन दूसरों को काम कैसे सौंपे, तो सबसे पहले हमेशा उसी को ही काम सौंपना चाहिए कि जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। जैसे भाई अगर ऑनर खुद मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो एक मैनेजर रखता है, बरोबर ना, आज के टाइम में होता है ना ऐसा कि अब एक मैनेजर रखा जाता है कि जिसे एक्सपीरियंस है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास एजुकेशन है अच्छी खासी, और अब वो मैनेजर पूरा मैनेजमेंट करेगा, वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज अलग करेगा। ठीक है, अकाउंटिंग अगर ऑनर खुद नहीं कर पाता है तो वो अकाउंटिंग एक्टिविटीज के लिए जो है वो सीए रख देता है, कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट रख दिया कि वो अकाउंट का वर्क करेगा। तो अगर सब काम, जो भी काम हो वो अगर दूसरों को डिवाइड कर दिए जाए, तो जो मेन काम होगा ना, बिजनेस की ग्रोथ कैसे करनी है, बिजनेस में डिसीजन कैसे लेने हैं, वो सब ऑनर खुद कर पाएगा और रिलैक्स माइंड से कर पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस में जो है वो बहुत फायदे होंगे, बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होगी, बिजनेस में स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा। स्पेशलाइजेशन मतलब कि भाई जो एक्सपर्ट होंगे उस एक्सपर्ट की जो है वो नॉलेज बिजनेस को मिलेगी ना। मैनेजमेंट खुद को नहीं आता तो मैनेजर को रखा गया, तो वो उस चीज में एक्सपर्ट है, तो उसकी स्पेशलाइजेशन स्किल वो बिजनेस को मिलेगी। इसलिए हेनरी फेयल कहते हैं कि बिजनेस में अच्छे रिजल्ट के लिए डिवीजन ऑफ वर्क होना जरूरी है। दूसरा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए कहते हैं कि हमेशा जब भी दूसरों को काम सौंपा जाए ना, तब ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाए। ठीक है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक कॉइन की दो साइड की तरह कहलाती है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की नहीं है, और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी काम की नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाबदारी कहलाती है, किसी को काम सौंपना, जवाबदारी देना, और अथॉरिटी मतलब कि उसके रिलेटेड उसे थोड़ा पावर भी देना कि वो खुद डिसीजन ले सके। कि जैसे मैंने किसी को काम सौंपा कि भाई आज से बैंक का सब काम तुम संभालना, ऐसे मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आज से बैंकिंग का जो भी कामकाज है ना वो तुम संभालना। मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी दे दी, लेकिन खाली जवाबदारी दी, साथ में उसको ये कह दिया कि देखो कामकाज तुम संभालना, लेकिन जो भी काम करो ना पहले मुझसे पूछ के करना, ऐसे ही मत करना। तो ये जवाबदारी किस काम की है, कि उसे जवाबदारी तो दे दी, लेकिन वो बैंक जा रहा है तो भी पूछ के जाएगा, वो चेक पे कुछ भी लिखेगा तो भी पूछ के लिखेगा, जो भी काम करेगा बार बार पूछेगा वो। तो वो मतलब क्या, फिर तो काम मैं खुद ही करूँ ना, फिर दूसरों को काम क्यों दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देना जरूरी है। उसे ये अगर कह दिया जाए कि आज का बैंक का सब कामकाज तुम संभालना और साथ में जरूरी डिसीजन भी तुम लेना, हाँ कहीं अटके तो अटके अगर, तो फिर जो है वो मुझसे पूछना, बरोबर। ऐसे अगर ऑनर सामने वाले को कह देता हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी होती है, तो वो अपना काम अच्छी तरह से करेगा कि यार मालिक ने मुझे पूरी जवाबदारी दी है, पावर भी दिया है कि मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, तो अब मैं जरूरी डिसीजन लूंगा, बरोबर ना। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों देना जरूरी है, कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम नहीं है। भाई विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस काम की, या सिर्फ अथॉरिटी दी जाए, सिर्फ पावर दिया जाए कि तुम डिसीजन लो, लेकिन जवाबदारी तुम्हारी कुछ भी नहीं है, तो वो पावर काम का ही क्या फिर। ठीक है ना, इसलिए ये दोनों वो देना जरूरी है। कोई भी वर्कर को अगर हम काम सौंपते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों देनी चाहिए। फिर पॉइंट आता है डिसिप्लिन, कि भाई बिजनेस में हमेशा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब क्या, कि हर एक एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस होना ज़रूरी है।
बराबर ना, एक स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है कि यार ये काम ऐसा ही होना चाहिए, बिजनेस पे वर्कर को आना है तो इसी टाइम पे ही आना चाहिए। हर चीज़ अगर डिसिप्लिन में चले ना, तो डिसिप्लिन बिजनेस की ग्रोथ बहुत जल्दी करता है। हर चीज़ में अगर डिसिप्लिन हो तो ग्रोथ बहुत स्पीडीली होगी उसकी। इसीलिए बिजनेस में कहा जाता है हर चीज़ में परफेक्ट डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। बराबर ना, डिसिप्लिन की कितनी ज़रूर है वो तो हम सब भी जो है वो रियल लाइफ में भी कहते हैं कि रियल लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। देन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों साथ में समझे हम लोग कि यूनिटी मीन्स क्या है। यूनिटी मीन्स कहलाता है कि भाई एक ही तरफ से, यहाँ पर होता है एक ही तरफ से। बिजनेस में पता है अलग अलग लेवल्स होती है ना, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल। फिर जो मिडल लेवल आती है उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग, बराबर। और हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई वर्कर्स काम करते हैं। अब यूनिटी ऑफ कमांड ऐसा कहा जाता है कि भाई हमेशा कोई भी वर्कर को जो कमांड देता हो, जो ऑर्डर देता हो, वो ऑर्डर देने वाला एक ही इंसान होना चाहिए, अलग अलग इंसान नहीं होने चाहिए। हमेशा हर पर्सन को ऑर्डर एक ही तरफ से मिलना चाहिए। अब अगर कोई वर्कर हो, सपोज एज अ वर्कर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे जो है वो ये डिपार्टमेंट का पर्सन भी ऑर्डर दे के जाता है, ये भी कमांड दे के जाता है, ये भी कमांड दे के जाता है, सब लोग अगर मेरे कमांड देंगे तो क्या कहते हैं कि भाई वो कहेगा पहले मेरा काम करो, वो परचेज डिपार्टमेंट वाला कहेगा पहले मेरा काम करो, सेल डिपार्टमेंट वाला कहेगा पहले मेरा काम करो। तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना, फिर वो काम बरोबर होगा ही नहीं। इसीलिए बिजनेस में यूनिटी ऑफ कमांड होना ज़रूरी है। हर एक पर्सन को हमेशा कोई एक ही पर्सन की तरफ से ऑर्डर मिलते रहना चाहिए और वो पर्सन भी सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बराबर ना। उन दोनों में हमेशा एक कनेक्शन होना चाहिए कि यही पर्सन इसे ऑर्डर देगा और जो भी ऑर्डर देगा ये काम कंप्लीट करके उसी को ही बताएगा, कोई दूसरे पर्सन को नहीं। तो इसे कहते हैं हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी वही, कि हमेशा जो भी डायरेक्शन दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए, अगर कोई पर्सन गलती करे तो उसे सही मेथड बताई जाए। कोई वर्कर अगर काम बरोबर नहीं कर रहा है तो उसे सही मेथड बताना कि ये काम ऐसे नहीं, इस ढंग से करो। ये बताने वाला भी एक ही पर्सन होना चाहिए बिजनेस में। नहीं तो वो वर्कर काम करता हो, कोई एक पर्सन आके कहेगा ऐसे ऐसे नहीं, इस ढंग से करो, दूसरा आकर फिर कहेगा नहीं नहीं उसकी मेथड से नहीं, मेरी मेथड के हिसाब से करो, तीसरा आके कहेगा नहीं मेरी मेथड के हिसाब से करो। अगर सब अपनी अपनी मेथड बताएंगे तो वो पर्सन काम कैसे करेगा फिर। इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यही कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, उसे कमांड देने वाला और डायरेक्शन देने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वर्क स्मूथली होता है। अब उस वर्कर को एक ही पर्सन खाली समझाता हो इस मेथड से करो तो उस वर्कर का माइंड भी क्लियर रहेगा, कोई बात नहीं मुझे खाली यही मेथड अप्लाई करनी है, बरोबर ना। तो ये बिजनेस में होना जरूरी है, ऐसा हेनरी फेयल कहते हैं। दूसरा आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये वो समझो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में से माना जाता है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मीनिंग क्या है ये ध्यान से समझना। देखो बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय काम करने आता है ना, जो भी वर्कर काम करने आते हैं, वो जो है वो खास मालिक के लिए काम करने नहीं आते, वो अपने लिए काम करने आते हैं। मालिक ने अपना गोल बनाया हुआ होता है। अगर मैं ऑनर हूँ, मैं ऑनर हूँ अगर कोई कंपनी का, तो मैंने अपना गोल बनाया है कि मुझे पूरे साल में 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ये मेरा गोल है। लेकिन जो भी मेरे यहाँ पर नौकरी करने आएगा, क्या वो यही गोल लेके आएगा कि मैं नौकरी इसीलिए ही कर रहा हूँ कि मुझे मालिक को 10 लाख का प्रॉफिट दिलवाना है, मैं इसलिए नौकरी कर रहा हूँ? क्या वो इसके लिए नौकरी करने आता है? नहीं। उन सबके तो अपने अपने गोल्स होंगे। कोई नौकरी करने आता है कि मुझे नया घर खरीदना है, कोई नौकरी करने आता है मुझे मम्मी पापा का इलाज करवाना है, कोई नौकरी करने आता है कि मुझे जो है वो कर्ज उतारना है। सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। कोई ये थोड़ी नौकरी करने आता है कि मैं तो बॉस के लिए नौकरी कर रहा हूँ, उसे प्रॉफिट दिलवाना है ना इसके लिए। नहीं ना। हर एक का इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग अलग होता है और इस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब जो मेन बिजनेस का इंटरेस्ट है, बिजनेस का गोल है, उसके साथ सबॉर्डिनेशन करवाना मतलब जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर वर्कर को ये कंपलसरी कह दिया जाए ना, ये अगर खाली ज़बरदस्ती कह दिया जाए कि भाई देखो तुम अपने सपने तो भूल ही जाओ, भाई बिजनेस को जो है वो इतना प्रॉफिट चाहिए, तुम उसके लिए चलो मेहनत करने लग जाओ, तो वो वर्कर कभी भी काम नहीं करेगा।
वो कहेगा कि नहीं भाई मेरे अपने सपने, मेरे अपने गोल्स हैं, घर खरीदना है, कर्ज उतारना है, दूसरा काम करना है, बरोबर। तो वो अपने लिए काम कर रहा है यार, वो मालिक के लिए थोड़ी काम कर रहा है। लेकिन अगर वर्कर को प्यार से ये समझाया जाए कि यार देखो तुम एक काम करो, तुम जो है वो बिजनेस में अच्छी तरह से काम करो। अगर अगर मालिक को इतना प्रॉफिट मिल गया ना साल के एंड में, तो मालिक जो है वो तुम्हें भी बोनस देगा, जिसकी वजह से तुम भी अपना घर खरीद पाओगे, बरोबर। अगर वर्कर को इतना शांति से समझाया जाए कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो मालिक को इतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हें भी बोनस मिलेगा और तुम भी अपना घर खरीद पाओगे, बरोबर। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है कि अब वो ऑनर जो सॉरी वर्कर जो है, वो वर्कर अपने घर खरीदने के लिए काम नहीं करेगा, अब वो खुद ब खुद मालिक के लिए काम करेगा कि नहीं मैं जो है वो मालिक को प्रॉफिट दिलवाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कि उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के साथ जोड़ देना। इसे बिजनेस में ये एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये एक्टिविटी की जाए, उसको अच्छी तरह से समझाया जाए कि देखो यार तुम मालिक के लिए काम करोगे ना तो फ़ायदा तुम्हें भी होगा, तुम भी अपने सपने पूरे कर पाओगे, तो वो खुद ब खुद मालिक के लिए काम करेगा, ईमानदारी से उस बिजनेस में काम करेगा। वो पहले मालिक का सपना पूरा करेगा कि जिससे उसका सपना खुद ब खुद पूरा हो जाए, बरोबर ना। और ऐसे वर्कर को जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत खुशी से काम करेगा वहाँ पर, अगर ऐसी कंडीशन या ये सोच उसे दी जाए तो। ठीक है ना, इसीलिए सोचो कि भाई बिजनेस में ये एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है ना। ये प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया था कि वर्कर्स को ये समझाना ज़रूरी है कि भाई बिजनेस के गोल्स पूरे करोगे तो तुम्हारे खुद के गोल्स भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिर इनके बाद दूसरा आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल ये कल हमने फेडरिक टेलर में भी समझा था। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल मतलब कहलाता है कि बिजनेस में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग रेम्यूनरेशन, अलग अलग सैलरी मिलनी चाहिए उसके स्किल टैलेंट के हिसाब से। सबको एक जैसी सैलरी देना सही नहीं है। सबको एक जैसा ही पगार देते रहें तो जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है या कम मेहनत कर रहा है सबको एक जैसी पगार, तो वो सही थोड़ी होगा। हमेशा रेम्यूनरेशन देते वक्त दो बातें ध्यान देनी चाहिए जो कल भी हमने समझा था। पहला, उसकी क्वालिफिकेशन, स्किल, टैलेंट, ये ध्यान देना चाहिए। जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, स्किल टैलेंट वगैरह अच्छा है, तो उसे पगार थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ध्यान देनी चाहिए टाइम के हिसाब से, कि जो ओवर टाइम कर रहा है, जो ज़्यादा टाइम कर रहा है, ज़्यादा मेहनत जो है वो कर रहा है, तो उसे पगार भी थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जब बिजनेस में हर एक वर्कर को उनका रेम्यूनरेशन उनकी कंडीशन देखकर, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल मीन्स यही कि उसकी कंडीशन देखकर अगर जो है वो रेम्यूनरेशन दिया जाए ना, तो जिसकी वजह से वो वर्कर खुशी से काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, और जिसकी वजह से बिजनेस को भी जो है वो उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा ही होगा। अगर वर्कर खुश होंगे तो खुद ब खुद बिजनेस को फ़ायदा होना है, सही बात ना। इनके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या है, ये पॉइंट हम लोग पहले से जो है वो कनेक्ट करते हैं, पहले दो पॉइंट से। हमने पहले पॉइंट में समझा था डिवीजन ऑफ वर्क करना, बराबर। डिवीजन ऑफ वर्क करना, जिसका दूसरा नाम हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक सेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कहलाता है कि भाई सभी एक्टिविटीज अपने हाथ में रखना, बराबर, अपने कंट्रोल में सब रखना, सेंट्रलाइजेशन, कि जो भी काम करना हो मुझसे पूछे बिना मत करना, वो सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब काम जो है वो दूसरों को सौंप देना, दूसरों को बांट देना काम, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में समझा कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मालिक खुद इतना सारा काम अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए काम दूसरों को सौंपना ज़रूरी होता है। इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और उसके साथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। लेकिन लेकिन खास पॉइंट यहाँ पे आता है सेंट्रलाइजेशन में, कि बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन भले ज़रूरी है, लेकिन कितनी लिमिट तक डिसेंट्रलाइजेशन करना वो भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। कि कुछ सेंट्रलाइजेशन मतलब कुछ लिमिट वो अपने पास रखना ज़रूरी है। जैसे वही एग्जांपल दूं कि मैंने किसी को जो है वो काम सौंपा था कि आज से बैंक का काम तुम संभालना, बरोबर। जो भी डिसीजन लेना है डिसीजन भी तुम लेना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी भाई, जिससे चलो मेरा टेंशन उतरेगा ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, बैंक का काम तुम संभालो, अपने हिसाब से करो, पर बस सही काम करना। लेकिन सभी काम उसको नहीं सौंप देते। अगर पूरी जवाबदारी, पूरी अथॉरिटी उसको दे दी, संभालो बैंक का अपने हिसाब से, तो क्या पता कल जो है वो पैसे लेकर भाग जाए, तो कुछ जो है वो गपला कर दे, तो होता है ना।
इसीलिए ऑनर के पास हमेशा लास्ट पावर होना ही चाहिए, आखिरी पावर खुद के पास होना चाहिए। उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे सकते हैं कि भाई देखो मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ बैंक का, करो अपने हिसाब से, डिसीजन भी अपने हिसाब से लेना, लेकिन अगर एक भी गलत डिसीजन लिया तो मैं तुम्हें जो है वो नौकरी से निकाल दूंगा, या तो फिर मैं ये जरूरी एक्शन लूंगा। बरोबर, तो भले काम उसे सौंपा है लेकिन आखिरी पावर तो अपने हाथ में है ना। बरोबर, उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि आखिरी डिसीजन अपना ही चलेगा, उसका नहीं चलेगा, क्योंकि मालिक वो नहीं है, मालिक मैं हूँ, मैंने खाली काम सौंपा है उसे। समझ आ रही है बात? तो बिजनेस में ये क्लैरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। ऐसा हेनरी फेयल कहते हैं कि भाई कितनी चीज़ों का डिसेंट्रलाइजेशन करना है और कितनी चीज़ों का सेंट्रलाइजेशन करना है। ठीक है, जब डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में बैलेंस बन रहेगा ना, कि इतना काम हम दूसरों को सौंपेंगे लेकिन इतनी लिमिट अपने पास भी रखेंगे, सब कुछ दूसरों को नहीं सौंप देना है, नहीं तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, डूब जाएगा फिर। बरोबर ना? इसीलिए एक सेंट्रलाइजेशन अपने पास होना जरूरी है, ऐसा हेनरी फेयल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है, वो आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन, तो स्केलर चेन मीन्स क्या? स्केलर मतलब कहलाता है वन टाइप, भाई एक जैसी। कि स्केलर चेन मीन्स कि बिजनेस में हमेशा जो भी ऑर्डर होता है वो ऑर्डर हमेशा एक चेन वाइज होना चाहिए। हमने पहले चैप्टर में समझा था कि भाई, पहले चैप्टर में देखा था कि भाई बिजनेस में 3 लेवल्स होती है ना, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। तो हमेशा टॉप लेवल वाले डिसीजन लेते हैं, वो ऑर्डर देते हैं किसको? मिडल लेवल को। फिर वो जरूरी डिसीजन लेंगे और वो ऑर्डर देते हैं बॉटम लेवल को। ये एक चेन आती है ना, बरोबर ना? ऑर्डर की चेन ऐसे आती है ना कि जो टॉप लेवल वाले हैं तो वो मिडल लेवल को ऑर्डर देंगे, मिडल लेवल वाले बॉटम लेवल को ऑर्डर देंगे। ये चेन उल्टी जाती है क्या कभी? नहीं जाएगी ना, कि बॉटम लेवल वाले मिडल लेवल को ऑर्डर देते हो ऐसा काम करो, या मिडल लेवल वाले टॉप लेवल को ऑर्डर देते हो ये काम करो। नहीं, ये एक चेन टाइप रहती है, एक साइड ही चेन, वन साइड। और दूसरा कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब मैंने इतना काम किया है, अब ये मेरी जवाबदारी, किसको बताना है ये काम। तो हमेशा बॉटम लेवल वाले जो भी काम करते हैं उसकी रिपोर्ट वो मिडल लेवल को देते हैं, मिडल लेवल वाले जो भी काम करते हैं उसकी रिपोर्ट वो टॉप लेवल को देते हैं। ऐसा होता है ना? तो ये हर एक वर्क की एक चेन सिस्टम चलती है और यही कहते हैं स्केलर चेन। हेनरी फेयल वही कहते हैं कि बिजनेस में एक चेन सिस्टम होना चाहिए, कि ये एक्टिविटी हमेशा अप से डाउन तक आएगी या ये एक्टिविटी हमेशा डाउन से अप तक जाएगी। अगर ये एक्टिविटी में क्लैरिफिकेशन हो गया कि ये एक्टिविटी सीधी जाएगी या ये एक्टिविटी उल्टी जाएगी, तो बिजनेस की सभी एक्टिविटी स्मूथली चल पाती है। बरोबर, इसलिए हेनरी फेयल कहते हैं कि ये स्केलर चेन वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर मतलब कमांड नहीं, जो पहले हमने कमांड समझा था किसी को ऑर्डर देना, ये ऑर्डर वो ऑर्डर नहीं कहलाया। यहाँ ऑर्डर का मतलब कहलाता है कि भाई अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट करना किस चीज़ का अरेंजमेंट? तो दो चीज़ों का अरेंजमेंट, एक रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ का, कोई भी थिंग्स का अरेंजमेंट, और दूसरा मैन पावर का अरेंजमेंट, जो ह्यूमंस, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका अरेंजमेंट। इसके लिए हेनरी फेयल कहते हैं, ऑर्डर के लिए कहते हैं कि बिजनेस में सबसे पहले रिसोर्सेज का अरेंजमेंट होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ पर यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है जिससे वेस्टेज ना हो, चीज़ों का वेस्ट ना हो, ये ध्यान रखना। एक उसका अरेंजमेंट, और दूसरा मैन पावर का अरेंजमेंट, कि कौन से इंसान को कहाँ पर जॉब दिलवानी है। भाई कोई अगर नौकरी के लिए आया है तो इसके लिए ये पोस्ट सही है, उसे यहाँ जॉब देनी चाहिए। कोई अगर यहाँ पे आया है तो उसके लिए ये पोस्ट सही है, उसे यहाँ जॉब देनी चाहिए। बरोबर ना? उसकी क्वालिटी के हिसाब से ज़रूरी जगह पर ही उसे पोस्ट देनी चाहिए या जॉब देनी चाहिए। ठीक है? नहीं तो अगर गलत जगह पर उसे जॉब दे दी जाए ना, तो वो वर्कर सही तरह से काम नहीं करेगा अगर उसे सही ऑर्डर पे न रखा जाए तो। जैसे एक एग्जांपल दूं कि एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट में 5 लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक नया पर्सन जो है वो आया, जॉब लेने आया, भाई उस नए पर्सन को भी वहाँ जॉब देनी है परचेज डिपार्टमेंट में। अब परचेज डिपार्टमेंट में जो 5 लोग काम कर रहे हैं ना, वो पांचों का नेचर, भाई नेचर ऐसा है कि भाई वो ज़्यादा बोलने वाले हैं, थोड़े मस्ती करने वाले, थोड़े जो है वो मूडी, अपने हिसाब से काम करने वाले। और जो एक नया जॉब लेने आया है ना, वो जो है वो एकदम शांत है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, सिर्फ जो है वो अपने काम से काम रखना। अब उन 5 के बीच में ये एक अकेले को अगर जॉब दे दी जाए ना, वो वहाँ सेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पांचों मस्तीखोर, ज़्यादा बातें करने वाले, हमेशा शोर करने वाले, और एक एकदम शांत वहाँ पे रख दिया जाए,
तो वो वहाँ पे सेट ही नहीं हो पाएगा और वो खुशी से काम कर ही नहीं पाएगा वो। तो ऐसी जगह पर अगर उसको रख दिया जाए या जॉब दे दी जाए तो वो बिजनेस का भी नुकसान है। इसीलिए ये ऑर्डर में वही कहते हैं कि कोई भी इंसान को जॉब देने से पहले ये चीज़ खास ध्यान रखनी चाहिए कि वो उस पोस्ट के लायक है या नहीं, वो वहाँ पे काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर पा रहा है तो ही उसे जॉब देनी चाहिए, नहीं तो नहीं, या तो दूसरी पोस्ट पे जॉब देनी चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए ये पोस्ट ज़्यादा सूटेबल है। बरोबर। ये हेनरी फेयल कहते हैं कि रिसोर्सेज का ऑर्डर होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए और मैन पावर का अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कहते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी ये तो नाम से पता चलता है, इसका मतलब ये कि बिजनेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना उन सब में हमेशा इक्वालिटी होनी चाहिए। कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो बॉस है और ये तो भाई उसके नीचे काम करने वाला वर्कर है। भाई बॉस मतलब तो हमेशा उसको सलाम करके चलना चाहिए, उसके सामने झुक कर चलना चाहिए, भाई वो तो बड़ा है हम छोटे हैं। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बरोबर, हमेशा इक्वालिटी रहनी चाहिए कि भाई अगर जो है वो भले वो ऑनर है या ये जो है वो वर्कर है, फिर भी हम मिलकर काम करते हैं। भाई बिजनेस तो हमारा ही है ना, हम एक साथ मिल के काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है हमारा। ऐसी फीलिंग अगर सबके मन में रखी जाए ना तो वो वर्कर बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस में हर चीज़ों में या हर पर्सन में इक्वालिटी होना ज़रूरी है। दूसरा कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर ये भी समझो कि हेनरी फेयल ऐसा कहते हैं बिजनेस में अगर कोई भी वर्कर काम करना आ रहा है ना तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बिजनेस में स्टेबल रहे, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक टिके रहे। बराबर, हम सबको ये ध्यान है कि अगर कोई वर्कर एक बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक टिके रहता है ना तो वो बिजनेस की सबसे वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। कोई सीए अगर हो, अकाउंटिंग एक्टिविटी करने वाला, पिछले 10 सालों से वो मेरे बिजनेस का अकाउंट लिख रहा है, बरोबर, तो अब वो 10 सालों से लिख रहा है तो अब वो हमारा सबसे वैल्यूएबल एसेट हो गया है। अब मुझे उसे कोई भी तरह की गाइडेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो शुरुआत शुरुआत में अकाउंट लिखने आया था तो उसे समझाना पड़ता था, ये ऐसे लिखो, ये ऐसे काम करो, इसको जो है वो इस तरह से करो, ऐसे समझाना पड़ता था। लेकिन अब 10 साल से वो काम कर रहा है तो उसे कोई गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप जो है वो काम करेगा। बरोबर ना, वो खुद अपने आप जो है वो अकाउंट लिख पाएगा। सही बात है। तो जब जो है कोई पर्सन पर्सन का टेन्योर, पर्सनल टेन्योर मतलब उसकी ड्यूरेशन स्टेबल हो जाती है ना तो वो बिजनेस के लिए बहुत फायदे कारक होता है। इससे बिजनेस को जो है वो बार बार नए वर्कर को रखना, नई तरह से उसे ट्रेनिंग देना, नई तरह से समझाना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और बिजनेस में जो लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं ना तो वो बिजनेस की रेपुटेशन बनाते हैं, बिजनेस की अच्छी गुडविल बना लेते हैं वो। और बिजनेस में वर्कर को टिकाए रखने की जवाबदारी किसकी होती है, तो वो ऑनर की होती है। ऑनर को ही ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्कर काम कर रहा है ना, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो हमेशा टिका रहे। अगर वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहा तो वो बिजनेस को बहुत फ़ायदा देगा, जिसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते इतना फ़ायदा जो है वो बिजनेस को हो सकता है। कितनी बार मालिक अगर न संभाले तो वो वर्कर खुद ब खुद जो है वो बिजनेस को संभाल लेता है। कल हमने वो प्रोफेसर ओरविक का एक सेंटेंस समझा था ना कि माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस। कि आप अपने लोगों को संभालो और लोग खुद ब खुद आपके बिजनेस को संभाल लेंगे। वो चीज़ यहाँ बिल्कुल सही पड़ती है कि अगर हम लोगों को संभालते हैं और वो पर्सन सालों तक हमारे बिजनेस में टिका रहता है ना, फिर हम लोग हमेशा फ्री हो रहते हैं कि वो खुद ब खुद अपना बिजनेस संभालेगा, हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कहलाता है कि भाई स्टार्टिंग करना, शुरुआत करना। किसकी शुरुआत करना, तो ये कहते हैं कि अगर जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हैं ना, हेनरी फेयल कहते हैं जो भी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ अगर कोई नई बात करना चाहते हो, कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, अपना इनिशिएटिव जो है वो बताना चाहते हो, तो उसे हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। बरोबर, क्या करना चाहिए, हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। कि अगर कोई एम्प्लॉय कहता हो कि यार मेरे पास एक आइडिया है, मैं ये आइडिया दूँ, तो ऑनर को ये नहीं कह देना चाहिए कि चुप करके बैठो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, ये काम हमारा है, तुम चुप करके अपना काम करो। अगर मालिक ये कह दे तो वो एम्प्लॉय जो है वो खुशी से काम नहीं करेगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ ना, वो एम्प्लॉय खुशी से काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मेन मकसद यही होता है हर एक प्रिंसिपल का कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छी तरह से जो है वो काम करने चाहिए, तो वो बिजनेस को फ़ायदा देंगे। बरोबर। तो इस तरह से अगर जो है, अगर कोई एम्प्लॉय कोई अपनी नई बात करना चाहता हो, कोई नई जो है वो चीज़ बताना चाहता, आइडिया देना चाहता हो, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ चलो बताओ, देखो
और अगर उसके आइडिया से फ़ायदा हो जाए ना, बिजनेस को बेनिफिट मिले, तो हमें उसका रिवॉर्ड भी उसे देना चाहिए, इनाम भी देना चाहिए कि यार तुम्हारे आइडिया की वजह से हमें इतना प्रॉफिट हुआ, बराबर। और अगर नहीं हो तो भी जो है वो उसकी तारीफ करनी चाहिए कि चलो कम से कम तुमने कोशिश तो की, कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन ये आइडिया फिलहाल नहीं चलेगा, हम बाद में ट्राई करेंगे। ऐसे प्यार से कह सकते हैं ना उसे, तो जिसकी वजह से वो इक्वालिटी भी बनी रहती है ना। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय इनिशिएटिव करना चाहता हो, कोई नई शुरुआत करना चाहता हो, तो उसे हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड फिर एक पॉइंट आता है आखिरी, वो आता है एस्प्रिट द कॉर्प्स, या जिसका जो है वो इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग ऑफ वननेस। बिजनेस में वननेस की फीलिंग होनी चाहिए, जो हमने इक्वालिटी में भी देखा। ऑनर और वर्कर के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कभी भी वर्कर को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यार मालिक तो हमसे अलग है। कितनी बार पता है वो कितने बिजनेसमैन में ये होता है कि ऑनर खुद आकर वर्कर के साथ बैठ जाता है कि चलो मैं भी तुम्हें हेल्प करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ। तो उन वर्कर्स को अच्छा लगता है कि यार चलो मालिक हमारे साथ है, एक जैसा जो है वो काम कर रहा है। नहीं तो मालिक ये कहता है कि यार तुम तो छोटा छोटा काम कर दो, खुद करो, हम क्यों तुम्हारे साथ रहें। मालिक अगर ऐसा कहता हो ना, तो ये भेदभाव हो जाता है और फिर वो वर्कर्स सही तरह से काम करेंगे ही नहीं। तो बिजनेस में हमेशा वननेस की फीलिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से बिजनेस में हार्मनी बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। बिजनेस में कोई भी तरह का झगड़ा नहीं रहता। जो वर्कर्स होते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि चलो हम जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अरे बस समझ में। तो देखो ये जो सब थे ना, वो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स थे, कि ये 14 प्रिंसिपल्स जो आज तक भी हर बिजनेस में अप्लाई होते हैं। और इनके अलावा अब एक आखिरी छोटा सा एक पॉइंट आता है, वो आता है थॉट्स ऑफ पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर वो कौन थे? तो मॉडर्न मैनेजमेंट के थॉट्स जिन्होंने दिए थे, बरोबर। मॉडर्न मैनेजमेंट के बारे में ये अलग से टॉपिक है, हेनरी फेयोल का तो पूरा टॉपिक हमने देखा। वो क्लासिकल थियरी और नियो क्लासिकल थियरी में इनका नाम था हेनरी फेयोल का। लेकिन अब ये मॉडर्न मैनेजमेंट का छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है। मॉडर्न मैनेजमेंट ये कब शुरू हुआ था? तो हमने कल देखा था मॉडर्न मैनेजमेंट की शुरुआत हुई थी कुछ 1960 के बाद, जब नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, नई नई मशीनें आने लगी बिजनेस में, तब मैनेजमेंट में भी चेंज करने की ज़रूर आई। ये सब बातें तो अप्लाई होती ही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा मैनेजमेंट में। और वो मॉडर्न मैनेजमेंट की शुरुआत करने वाले अगर कोई पर्सन थे, तो वो पीटर एफ ड्रकर, वो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर माने जाते थे, बरोबर। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सन थे, विलियम आउची, सी के प्रहलाद एंड एटसेट्रा, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट की शुरुआत की। लेकिन मेन पर्सन वो ये पीटर एफ ड्रकर थे, जिन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट के बारे में दो थॉट्स दी थी। वो थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस। दोनों का सिंपल मीनिंग कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO, ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया था पीटर एफ ड्रकर ने। जो वो ये कहते थे कि हमेशा बिजनेस में पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल, लक्ष्य होना चाहिए, और उसके हिसाब से जो है वो फिर मैनेजमेंट करना चाहिए। आगे जो हमने थॉट्स देखी ना कल, फेडरिक टेलर की भी और अभी हेनरी फेयोल की भी, उसमें ये एक मेन चीज़ जो है वो कम थी। ये मेन चीज़ की कमी थी उसमें, वो थी कि इसमें कहीं पर भी गोल्स के बारे में बात नहीं होती थी, कि भाई बिजनेस के गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है, वो इसमें बात नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त ये ज़रूरी नहीं था। मॉडर्न मैनेजमेंट में ये सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल आया, ये नई चीज़ आई, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कि हमेशा बिजनेस के पहले गोल से डिसाइड करो, मुझे साल में इतना प्रॉफिट कमाना है, फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट करो, उसके हिसाब से फिर ये सब चीज़ें अप्लाई करो, तो वो बेस्ट रहती है। ऐसे ये थॉट पीटर एफ ड्रकर ने दी। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस। सेल्फ रेगुलेशंस मीन्स कहलाता है कि जो भी वर्कर यहाँ पर काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन्हें जो है वो खुद काम सौंप देना चाहिए, खुद काम समझाना चाहिए, कि जिससे वो अपने हिसाब से काम कर सके, बराबर ना। उसे इतनी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से काम कर सके और खुद जो है वो बिजनेस को संभाले। जो हमने यहाँ पर देखा ना कि भाई इनिशिएटिव होना चाहिए, या तो फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उसी का ही नया नाम समझो, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस। भाई एम्प्लॉयज़ खुद कैसे काम करेंगे, खुद बिजनेस को कैसे संभालेंगे, इसकी ट्रेनिंग उन्हें देनी चाहिए, बराबर। ये मॉडर्न मैनेजमेंट में कहलाता है। और इसके अलावा बहुत सारी नई नई बातें, बहुत सारी चीज़ें वो पीटर एफ ड्रकर ने समझाई थी मॉडर्न मैनेजमेंट में। इसी वजह से उन्हें जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर माना जाता है, बराबर। आ रही बात समझ में? तो देखो आज जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे ना, हेनरी फेयोल के बारे में, पीटर एफ ड्रकर के बारे में शॉर्ट में समझा, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब वैसे ही दूसरे नए पॉइंट्स, नए चैप्टर्स
वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।